बैक गुड मॉर्निंग यूरोप प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो नाज़रीन पेश कर रहे हैं लियाकत और स्नोबर आपकी खिदमत में। मेरा ख्याल है कि अब आपकी भी आंख खुल चुकी होगी। बहुत खूबसूरत सुबह है, ज़रा अपने कर्टन्स को पीछे करें और देखें कि इस वक्त जो मॉर्निंग हो चुकी है, और मॉर्निंग में आपको पता है कि ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे यूरोप के लोगों के लिए है, और वहाँ पे तो इस वक्त यकीनन 1 घंटा आप हमसे आगे हैं। अगर इस वक्त 8:30 हुए तो 9:30 बज चुकी है। और मैं चाहती हूँ कि स्पेन के उसके फ्रांस के, यूरोप के जितने भी मुल्क हैं, उसमें जर्मनी के, जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देखे जाए, मैं कॉल करें। करेक्शन, दुनिया के मुल्क होते हैं, फ्रांस के मुल्क नहीं है। फ्रांस के मुल्क है, स्पेन मुल्क है। जुबान है बेचारी गोता खाई जाती है, गोते बहुत ज्यादा खा रही है। तो जी कॉल लेते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम यूसुफ है, तो मैं शादी के वाले में बात करनी है। जी जी फरमाइए। जी मेरी एज जो है वो नहीं, आज हम शादियां नहीं करवा रहे, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जिन लोगों की शादियां हुई हैं उनकी लाइफ कैसे गुजर रही है, उसके मतलब आपको पता है। हाँ जी, आपने इर्द गिर्द देखा होगा कि जो लोग शादियां करते हैं उनमें कितनी तलाकियां, कितना खुश हैं, कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। जी रात को हम फोन करते रहे तो आपका फोन जो वो है तो वो आप अगले संडे को 8 से 9 बजे कीजिएगा, तो आपकी शादी हम जरूर करवाएंगे। लेकिन आज बात हो रही है कि जी लेते हैं जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब, मैं अजहर दोबारा वापस आ गया हूँ क्योंकि मेरी कॉल कट गई थी और मुझे अच्छा नहीं लगता कि बात जो है वो अधूरी हो जाए। मैं सबसे पहले तो लियाकत साहब आपको मुबारकबाद दूंगा, जो मैंने उनकी बातें सुनी थी कि एक तरफा धरना जो आपने दिया था उसी की कामयाबी है कि जिस पर आपकी मोहब्बत कायम रहेगी इंशाल्लाह। तो अजहर भाई मैं यही बता रही थी कि हमें तो इजाजत, अजहर भाई एक मिनट, अजहर भाई मेरी बात सुने, हमें इजाजत ही नहीं होती थी कि हम अपनी पसंद हमें पूछी जाए या हमसे किया जाए। जहाँ माँ बाप करते थे हम लोग खुश हो जाते थे। नहीं, सही मानों में आप बहुत खुश नसीब हैं कि जो ये मैं एक बात आपको बता दूं कि जिन केसेस को मैं जानता हूं जहां पे एक तरफा धरने के हिसाब से काम हुआ है, वो शादी हमेशा यूं कामयाब होती है कि वो एक तरफ का जो मामला है वो हमेशा टॉलरेबल होता है, उसकी तरफ से आपको कभी कोई धमकी नहीं मिलेगी, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। सही बात। और ये चीज भी असल में बड़ी कामयाबी की दलील होती है, क्योंकि जो क्वालिटीज होती है ना एक तरफा धरने वालों में, आजकल तो आपने देखा होगा बगैर धरने के काम ही नहीं चलता, और अगर आज 2 तरफा धरना हो जाए तो फिर खुदा हाफिज़ है, क्योंकि वहाँ तो मामला फिर उल्टा हो जाता है। खैर ये बात तो मैंने इस वजह से बता दी कि वाकई अगर क्वालिटीज आप में एक तरफा हो, कोई भी क्वालिटीज हो, तो बहुत सारे मसाइल वैसे भी हल हो जाते हैं। यानी जो चीज मेहनत से हासिल की जाए उसकी कदर भी होती है। सुनते हैं और दूसरे काम से उड़ा देते हैं, तो बहुत सारे मसाइल वैसे आपके हल हो जाते हैं। इसी तरह खामोशी की भी क्वालिटी है कि जितने आप खामोश रहते हैं बहुत सारे मसाइल वैसे ही हल हो जाते हैं। तो ये बड़ी बात कह दी आपने। ये मेरे कहने का अजहर साहब ये बहुत बड़ी बात आपने कही है जी। तो मेरे कहने का मकसद ये कि देखिए जी हाँ, कि ये सारी जो क्वालिटीज है ना, ये जब हम अपने अंदर पैदा करते हैं और इन चीजें करते हैं और उससे जिंदगी गुजारते हैं तो फिर जिंदगी बहुत आसान होती है। अब आप छोटी छोटी बातों को लेकर इस पर कि भाई मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या वो या यानी ये जो एक्सपेक्टेशंस का आपने लफ्ज लिया था ना, असल में बाज़ दफा एक्सपेक्टेशन भी जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं। बहरहाल ये तो वो बात थी जिस पर मैंने अर्ज कर दिया था। सबसे पहले तो मैं लामाला उन लोगों के बारे में जो कोयटा का सानिया हुआ था वो भी कहना चाहता था कि बहुत ही अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस जो है वो फेल हो रही है, और ये के बाद दिख रहे इतने बड़े 2 हादसे कोयटा के अंदर हुए हैं। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे, और हमारे जो हुकूमत के कारिंदे हैं अल्लाह ताला उनको अक़ल दे कि वो लोगों की जान माल और तहफ़्फ़ुज़ को बरक़रार लाएं और अपनी असली जो सियासत है उसको आवाम के दरमियान लाकर कुछ इस मसले का हल करें। कराची में भी रोज़ाना लाशें गिर रही हैं, और इस सिलसिले में सिर्फ ये कहूँगा कि चूँकि अब इलेक्शन का दौरा शुरू हो गया है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यकीनन मैंने पिछली दफ़ा ये बात भी कही थी और इस दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वीनस के प्लेटफॉर्म से भी कोशिश हो रही है कि हमारा वोट जो है उसके देने का यकीनी अमल ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बनाया जाए,
ताकि 4.2 मिलियन जो वोटर्स हैं, जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं ओवरसीज के, उनका वोट ज़ाया ना हो, चाहे वो किसी भी सूरत से हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, पोस्टल हो, जो भी सूरत हो। लेकिन इस पे हमको पूरी एक लाहे अमल जो है ना लेके फॉलो करना है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इतने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, इनको एक तरीक़ाकार देना चाहिए, बैलेटिंग की फैसिलिटी देना चाहिए कि हम अपने वोट यहाँ बैठ के कास्ट कर सके, चाहे हम एम्बेसी के अंदर जाके डालें या जो भी तरीक़ाकार हो। जी, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लियाकत, हाँ जी, मेरे ख्याल कॉल ड्रॉप होगी। तो अभी ये बात हो रही थी, नज़र साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओवर एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं, जहाँ पे रिस्क है, जहाँ पे पैसा है, जहाँ पे बेरोज़गारी नहीं है, घर में खुला पैसा आ रहा है, खुला, वहाँ भी लड़ाइयाँ झगड़े बहुत कम होती हैं। अब लड़ाई झगड़े की वजह क्या होती है कि टेंशन, वो बीवियाँ जो अपने मियाँ को टेंशन देती हैं, क्यों जी। और उसके बाद टेंशन क्या होती है कि जैसे ही मियाँ घर आया और उसको बिल बता दिए, ये बिजली का है, ये गैस का है, ये मॉर्गेज नहीं पे हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। खासकर बच्चों की कंप्लेन बताना, इस बच्चे ने ये किया, उसने ये किया, और बाप जो है बगैर सोचे समझे उनकी खबर लेना शुरू कर देता है। और इवेंचुअली क्या होता है कि बच्चे गलत सोचना, बाप का जो इमेज है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाप आया और माँ ने बताया इस बच्चे ने ये उल्टी हरकत की, अच्छी चीज़ें नहीं बताई, बुरी चीज़ें। जी, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मैं आपके टॉपिक के ऊपर तो नहीं बात कर रही, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, हमारे सियासतदानों को जो है ना, वो अगर हमारी धरती से या हमारे मुल्क से प्यार हो जाए तो क्या बात है। नहीं देखें कि जो पाकिस्तान हमने हजारों जाने, लाखों जाने, करोड़ों लोग जो है वो उन्होंने अपनी जानें देकर इस मुल्क को हासिल किया था। आज जो है लाशों के ढेर पर ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, भूख, अफलास और गुर्बत और आम और सिसकियों के ऊपर ये अपनी सियासत कर रहे हैं, और मुल्क का पैसा लूट लूट के तो दूसरे मुल्कों में लेके जा रहे हैं और अपने मुल्क के खजाने खाली कर रहे हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि अल्लाह करे कि ये इनको भी अपनी धरती से प्यार हो, जिस तरह दूसरे मुल्कों में दूसरे सियासतदानों को अपनी धरती से प्यार है। जी, हमारे सियासतदान ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं, ये ह्यूमन बींग्स नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, उसकी वो जॉब है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती कि इसकी बाजू काट गया, ये मर गया या ज़िंदा है, उसे एक जॉब करनी है। तो हमारे सियासतदान सिर्फ इतने ही हैं, एक प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव नो फीलिंग्स फॉर पाकिस्तान, और उनको कुर्सी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए। अभी माजर के साथ ये एक हफ़्ता पहले ऋषि साहब, शेख ऋषि साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, हम एक मीटिंग में गए और वी वर सो मच डिसअपॉइंटेड वहाँ पे, जो उनकी तर्ज़ गुफ्तगू थी, कट्टा छोड़ दिया और ये कर दिया। ये एक पढ़े लिखे सियासतदान नहीं है। और उसके अलावा या चंदा मांगने आए कि जी हमें यूके के लोग पैसे दें, मैंने जाके इलेक्शन लड़ने हैं, पैसे नहीं है क्योंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू। हम क्यों सपोर्ट करें, हम क्यों इनको वो करें। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। शेख रशीद साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने एक जगह पे हम भी मौजूद थे, तो उन्होंने बाकायदा लोगों से कहा कि मुझे फाइनेंस करें। अभी बताएंगे उन्होंने फाइनेंस की मांगा था। तो कॉलर से बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी। अच्छा जी, कोई नहीं, कॉल ड्रॉप होगी। तो वो मैंने उनसे वो कह रहे थे, किसी एक ने उठ के कहा जी मैंने 1000 पाउंड दिया है, किसी और को कहा गया कि जी आप अभी 1000 पाउंड दे। जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट थी उन्होंने कहा जी मैं 5000 पाउंड दूंगी। मैंने शेख रशीद से कहा था कि जब हमें वोटिंग का हक नहीं है, जब हम वहाँ पे जाके अपना वोट का हक नहीं इस्तेमाल कर सकते, जब हम यहाँ पे बैठ के कोई आपने ऐसी तरमीम नहीं बनाई आइन में कि हम यहाँ से जाएं और पार्लियामेंट में जाके हम भी वहाँ पे बैठें और अपने यहाँ के जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनके बारे में जो हमारे मसले हैं, मसाइल हैं, जो हमें मुश्किलात दरपेश आती हैं इस मुल्क में रहते हुए, अपने मुल्क के लिए वहाँ पे हम इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं या वहाँ पे हम अपना पैसा इतना करोड़ों के हिसाब से भेजते हैं, तो हम आपको किस चीज़ का फाइनेंस करें।
तो वो बाकायदा मांग रहे थे लोगों से पैसे, और उनकी जो अंदाज से गुफ्तगू थी वो ऐसी थी जैसे माजे गामों वाली होती है, जो मतलब है कि ये जी एक कट्टा छोड़ दिया, ये कर दिया, आप आए अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं, वहाँ पे मीडिया वाले बैठे हुए हैं, अच्छी गुफ्तगू करें, अपने आप को देखें कि आप कितने आला तालीम याफ्ता हैं। लेकिन सबसे बड़ी अमेजिंग बात ये थी कि जब डोनेशन कलेक्ट कर रहे थे, लिटरली एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर फाड़ के पेन से ऊपर उनके जो असिस्टेंट थे लिख रहे थे, नॉट असिस्टेंट यहाँ से लिखे, पाकिस्तान से आए हैं, उनका कोई सेक्रेटरी उनके साथ ही। ये रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखते हैं कि डोनेशन पाकिस्तान में जाके बताएं जी किसने डोनेशन दी है, कितने पैसे बाहर से आए हैं, कैसे ये कैंपेन कर रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई रिकॉर्ड अपने पास रखते कि कैसे उनकी पार्टी चल गई, उनका मंशूर क्या है, बस जी पैसे दे दें, हम ये करेंगे वो करेंगे। और साथ ये कह रहे थे कि 7 दफ़ा वो इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, 8वीं दफ़ा क्यों आए? क्योंकि 7 दफ़ा अगर एक बंदा मिनिस्ट्री में रह रहा है, लास्ट टाइम उनको अपने हल्के से भी नहीं जीत सके, तो ही इज़ अ फेलियर। वो सियासतदान उनको मेरा नहीं ख्याल के आइंदा वोट देना चाहिए, उनको सियासत में हिस्सा लेना। कोई उनके पास पॉजिटिव नहीं था अपनी पार्टी का कि कितने लोग हैं, क्या हैं, क्या करेंगे। इवन के उनके साथ दूसरा पाकिस्तान से बंदा साथ नहीं बैठा था जो उनका सेक्रेटरी हो या उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता। कोई ऐसी बात नहीं। ऐसे ये हुकूमत चलाते हैं हवा के अंदर, वहाँ जाएंगे तो भूल जाएंगे कौन मिला था, कहाँ मिला था। मैं गारंटी देता हूँ अगर ये शख्स पावर में आता, आप मिलने जाएं, बेशक कितने भी क्लोजर, अगर वो आपको टाइम दे गया 2 मिनट के लिए भी मुलाकात के, हम क्यों करते हैं, हम क्यों इतनी बेवकूफ़ी वाली हरकतें करते हैं? हमें सेंसेस में आना चाहिए, प्रैक्टिकली अपनी डिमांड करनी चाहिए। अगर हमारे पास ग्रीन पासपोर्ट है, ड्यूल नेशनलिटी है, तो हमें भी उतने ही राइट्स होने चाहिए जितने दूसरे ग्रीन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, यानी कि पाकिस्तानी जो कि ड्यूल नेशनल्स नहीं है। हमारी कैसे वो डिवाइड हो सकती है? फेथफुल जो बात हुई थी रिसेंटली कि हमारी जो हम कितने फेथफुल हैं पाकिस्तान के साथ, मेरा ख्याल है इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा फेथफुल हैं पाकिस्तान से, इवन पाकिस्तानी themselves। क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपने बहुत खूबसूरत इस वक्त लियाकत साहब ने बात की है कि दरख्त से तो पैसे दरख्तों पे तो लगते नहीं है कि तोड़ तोड़ के दिए जाएं, और हमारी बहुत मेहनत की कमाई और ये रिस्क हलाल है जो हम यहाँ पे कमाते हैं, तो हम इनको किस चीज़ के लिए फाइनेंस करें? मुझे पहले ये बताएं, क्यों करें? तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था मेरी बात का। वो कहने लगे बीबी आप उधर आओ ना, गलियां कूचों में फिरे और कन्विंसिंग करें, तो फिर आपको भी कुछ ना कुछ। मैंने कहा जी जब मेरे पास है ही ड्यूल नेशनलिटी तो मैं कुछ करूँगी भी तो मुझे नहीं मिलेगी। तो वो सही बात का तो जवाब दे ही नहीं रहे थे। ये तो था उनका एटीट्यूड, जो कि ये बैरून मुल्क में आके पाकिस्तानियों को जिस तरीके से बात करते हैं। बहरहाल आज का टॉपिक जो है वो है लव मैरिजेस। क्यों? एक सर्वे के मुताबिक बताया गया है कि 75% लव मैरिज जो है वो नाकाम हो रही हैं, डिवोर्स के इंतहा पे पहुंच रही हैं। जिसके में तशवीशनाक जो है बात वो ये है कि ऐसा जो हो रहा है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कहते हैं कि 30% जो पिटिशंस है वो ख़वातीन की तरफ से होती है कि वो अदालतों में जाके खुला लेती हैं या फिर तलाक के जो है कागजात जमा करती हैं। मर्दों की तरफ से इतना नहीं है, लेकिन 30% जो ख़वातीन है वो ये कर रही हैं जो शादीशुदा एक चल रहा है। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि पहले आप इतनी प्यार मोहब्बत से शादी करते हैं, उसके बाद फिर आप तलाक तक पहुंचते हैं। उसकी क्या वजह हुआ था? अगर हम इस इश्यूज़ पे बात करेंगे, और अगर आप कोई सुन रहे हैं, आपकी तलाक हो चुकी है, आपकी मोहब्बत की शादी हुई थी और आप डिवोर्स हो चुके हैं, तो ऑन एयर आके बताने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें आपकी कही हुई या कुछ ऐसी आपकी बातें जिससे कि किसी की गलतियों का अजाला हो सके, तो आप बात करें कि अगर मैंने ये गलती की थी। अगर कोई कपल सुन रहा है जो इस नहज पे जाने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको फॉलो करे और जो है वो इस तलाक के जी तक ना पहुंचे। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों बहुत अच्छा प्रोग्राम देते हैं और जो मसले मसाइल आप देते हैं वो बहुत कनेक्ट करते हैं जो हमारे जिंदगी के मसाइल होते हैं। जी बिल्कुल।
جو آپ جو ایشوز ہیں اس میں صرف یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ جو یہ لو میرج اور اس قسم کے مسائل ہماری زندگیوں میں ہیں ان میں بہت حد تک زیادہ تر کئی فیملیز بھی اپنے جو ان کے بیٹے یا ان کے بھائی جو بھی ہوتے ہیں ان میں فیملی کی بھی بہت سپورٹ ہوتی ہے ان کے اس قدم کو اٹھانے کے لیے. جی جی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایک گھر کو نہیں توڑنا چاہیے کہ اس کا وہ آگے جو بچے ہوتے ہیں بچوں پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, لیکن صرف اپنی سیلفشنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کی لائف میں کہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں جہاں ہمارا بھائی خوش ہے, جہاں ہمارا بیٹا خوش ہے, بس وہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک برائی ہے برائی کو روکنا چاہیے. اور یہ ہمارے قرآن میں بھی حکم ہے کہ جو اگر دو ہسبینڈ وائف میں اگر کسی وجہ سے بھی کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو ان کو پازیٹیو چیزیں بتانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں نا اتفاقی نہ ہو, نہ کہ بیوی کو اور باتیں بتائی جائیں, شوہر کو اور باتیں بتائی جائیں اور ان کی فیملی کو توڑا جائے. بیچ والے یہاں پہ یہ باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں, بہت زیادہ گھر ٹوٹ رہے ہیں اور بہت زیادہ گھر ٹوٹے ہیں. اور اس میں پھر جو عورت کو مسائل ہوتے ہیں اور پھر سوری کہ مطلب دوسری طرف جو عورتیں ہیں پھر وہ ایڈوانٹیج بھی لیتی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا گھر ٹوٹ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کا چانس ہو جائے, ہم اپنی بچی کی شادی کر دیں. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے, کسی کا گھر نہیں خراب کرنا چاہیے. بالکل صحیح, آپ نے بہت خوبصورت. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہوتے ہیں ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں وہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں. جی, اور دوسری شادی بھی کروا دیتے ہیں کہ جی کیا بات ہے ہم فلاں سے شادی کروا دیتے ہیں یا اس سے اچھی بیوی لا کے دیں گا, اور وہ بیوقوف آدمی ان چیزوں میں آ جاتا ہے اور پھر بعد میں. ہاں جی سوری میں آپ کی بات کاٹی ہوں, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی آ چکی ہوں. میرے ہسبینڈ نے 12 سال سے شادی کی اور میں اکیلی رہ رہی ہوں. میرے بچے بہت چھوٹی عمروں کے ہیں اور جو میں اسٹرگل کر رہی ہوں اپنی لائف کے ساتھ, میں بہت حد تک میں کنفیوز بھی رہتی ہوں کہ میں کیا کروں, کیونکہ جو بچوں کا اصل باپ ہوتا ہے اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. بالکل صحیح بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بچوں پہ, اور پھر جب مرد نہیں سوچتے لیکن جب آگے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں نا, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, تو یہ بہت زیادہ بہت بڑی اسٹرگل ہے. جو دوسری عورتیں آتی ہیں وہ تو ان کے لیے تو ایک ہاٹ کیک ہوتا ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اگر کوئی میاں بیوی میں بات ہو گئی ہے, چلو ہم جلدی سے اس چیز کو کیچ کر لیں, ہم جلدی سے اپنا گھر بنائیں. لیکن بے بات ہوتی ہے, آپ کو بھی وہی ملے گا جو آپ نے کیا ہوگا. یہی شخص جب بڑھاپے کی طرف بڑھتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں, بچے جوان ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ واپس لوٹتے ہیں اپنی پہلی بیوی کی طرف, بچوں کی طرف, اور پھر خالی لیکن وہ چیز تو نہیں رہتی جو ان کو بچوں کی لائف سے انہوں نے مس کیا. ان کی جو while they were growing up, وہ جو ٹائم تھا انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ گزارنا تھا وہ نہیں گزار سکے. وہ گیپ تو کبھی بھی فل نہیں ہو سکتا. لیکن سیڈلی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, مردوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے, ان کی فیملی والے سپورٹ کرتے ہیں. بہت زیادہ فیملی کی طرف سے, باہر کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ نہیں, ہمارے تو جی ہمارے ہسبینڈ کو یہ کہا گیا تھا ایک شادی سے تمہیں فائدہ نہیں ہو رہا, ایک شادی میں تمہارے حالات اچھے نہیں ہو رہے تو دوسری کر لو. بھئی ایسی کیا بات ہے, پہلی شادی اس میں آپ لوگ اگر اچھی ہدایت دیں انسان کو کہ بھئی تمہارے بچے تم اپنے گھر میں کرو, وہی کوئی انسان سب ایک جیسے ہوتے ہیں, اسی میں بہتری تلاش کرے, اپنی پہلی بیوی میں بہتری تلاش کرے, اپنے بچوں میں کرے. بچے پھول کی طرح ہوتے ہیں, گلاب کے پھول, اگر وہ ایک دفعہ مرجھا جائے تو ان میں وہ تازگی اور خوشبو نہیں رہتی ہے, ان کو فریشنس نہیں آتی. بچے آپ کا سرمایہ ہے, بچے بہت بڑی نعمت ہے. پھر جب دیکھیں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں کہ جب بچے بڑے ہوں گے آپ کیا ایکسپٹ کریں گے کہ بچے آپ کو کیا دیں. بالکل صحیح. جی ہاں جی, بہت شکریہ. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو بہن بھائی جو ہے ایک طرف کی بات سنتے ہیں, جو اتنا وہ سپورٹ کرتے ہیں, خدا تعالیٰ سے ڈریں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں
हमारे मुआशरे की बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं और जो है ना वही पॉजिटिव चीजें करें ताकि एक फैमिली जो बैठती है वो दूसरी फैमिली को सपोर्ट करे, अच्छी बातें करे। बिल्कुल बिल्कुल। और अक्सर ये होता है कि बच्चे जो हैं वो औरत के पास रहते हैं और मर्द खाली हाथ झाड़ के दूसरी जगह वॉकआउट हो जाता है और औरत अकेली को सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ते हैं, बच्चों की तालीम, उनको लुक आफ्टर, उनको बड़े करना। और जैसे आपने फरमाया कि आपके लिए बहुत मुश्किलात हैं, यकीनन होंगी क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है बच्चों को की लुक आफ्टर करना। और मर्द आहन मर्द को कहा गया, अगर मर्द आहन है, अगर वो दीवार की तरह मजबूत है और अगर वो अपनी बीवी को, बच्चों को फुल प्रोटेक्शन देता है, फिजिकली, फाइनेंशियली, इज्जत के हिसाब से, गैरत के हिसाब से, हर लिहाज से वो अपने बीवी बच्चों की लुक आफ्टर करता है, अपने घर की लुक आफ्टर करता है, उसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपने घर की। मैंने ये देखा है कि जो बाप अपने बच्चों की ओपन इवनिंग्स अटेंड करते हैं, जब अपने बच्चों की पढ़ाई में, उनकी होमवर्क में, उनके बाहर आने जाने में दोस्तों की तरह उनका साथ रखते हैं, उनके बच्चे जो हैं बहुत शानदार डिग्रियां लेके एंड अप होते हैं। जो बाप सिर्फ अपनी नफ्सा नफ्सी में रहते हैं, अपनी ही ज़ात में मफकूद होकर वो सिर्फ अपनी ही अयाशी में या अपनी दिल बहलावे के लिए ज़्यादातर टाइम बाहर गुजारते हैं, उनके बच्चे हमेशा नालायक होते हैं। माएँ बेचारी कहाँ जाएंगी, खाना खिलाती हैं, पकाती हैं, दवाई पिलाती हैं बीमारी में, इसके अलावा घर के सारे काम करती हैं, सफाई से लेके उसे कपड़े धोने से लेके अलमारियों में लटकाने से लेकर फिर एक एक लम्हे में एक एक बच्चे का ख्याल करना, पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम स्कूल यकीनन माएँ करती हैं, क्योंकि मर्द लोग काम पे होते हैं और वो शाम को घर पे आते हैं, फिर उनके लिए बेहतरीन खाना बनाया जाता है, बेहतरीन माहौल मुहैया किया जाता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि जो मर्द अपने बच्चों से दोस्ती नहीं रखते हैं, जो अपने बच्चों के इर्द गिर्द उनके मामलात को तय करने के लिए उनके इर्द गिर्द नहीं होते हैं, उनके बच्चे फिर बेरारवी ज़्यादा इख्तियार करते हैं। बाप से तो खैर वो बहुत ज़्यादा दूर हो ही चुके होते हैं, इसके अलावा फिर वो इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो अपना अच्छा बुरा जो है खुद ही डिसाइड करते हैं और उसमें जो है उनको ये नहीं पता चलता कि वो क्या अच्छा करें या क्या बुरा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। दो जो मियाँ बीवी हैं वही एक साथ परफेक्ट कमिटमेंट के साथ जितनी देर वो अपने बच्चों को लुक आफ्टर नहीं करेंगे, ये एक चीज़ हो जाती है